हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना की हम बातें यहाँ पर कर रहे थे इस चैप्टर में, जहाँ पर कि हमने अलग अलग परमाणु सिद्धांत पढ़े। ओके, तो वो जो आपके परमाणु के सिद्धांत मॉडल जो हमने पढ़े हैं वो होपफुली आपको समझ में आए होंगे, जिनमें थॉमसन का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा, रदरफोर्ड का मॉडल देखा, उसमें कुछ कमियां देखी, फिर हमने आगे किसकी बात की, वेव नेचर की बात की, वेव की थ्योरी हमने पढ़ी थी जो मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी, उसके बारे में पढ़ा। और अपने लास्ट सेशन में हमने किसके बारे में पढ़ा? विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में पढ़ा, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है? वो आ रहा है पार्टिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, यानी जो रेडिएशन है वो किसकी फॉर्म में? वेव नेचर ना हो करके कौन सा नेचर है उसका? पार्टिकल नेचर है, कणों के रूप में है। इस एक कण को क्या कहा गया? इन कणों को ही क्वांटा कहा गया, क्वांटा वर्ड यूज किया गया। और एक के लिए क्या यूज किया गया? फोटो। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिकल्स पाए जाएंगे किसी भी रेडिएशन में, उसकी बात की गई थी। ओके, और उससे पहले जो आपकी वेव थ्योरी आई थी वो कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि गर्म पिंड से जो क्या होता है, उत्सर्जन होता है रेडिएशन का, इमिट जो होती है रेडिएशन, उसके नेचर के बारे में वो नहीं बता पाए। ओके, और क्या कहा गया? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब लाइट किसी सरफेस पे, मेटल की सरफेस पे पड़ रही है और उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, और ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्मा धारिता का परिवर्तन, यानी हीट कैपेसिटी जो है सॉलिड्स की, वो किस तरह से सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर के आधार पर वो नहीं बता पाए थे। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, जो एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इतनी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर प्लैंक की थ्योरी कहाँ से चलती है? हमारा एक बेसिक एग्जांपल ले रहे थे हम, जहां पर हमने कहा कि आयरन की रॉड है उसको गर्म किया गया, और गर्म करने के बाद क्या क्या देखते हैं कि पहले वो थोड़ा लाल हुई, फिर वो डार्क रेड हुई, फिर वो सफेद बनी, फिर सफेद से वो नीले रंग की बनी। क्या कर रहे थे? तापमान बढ़ा रहे थे, गर्म कर रहे थे हम लगातार। तापमान बढ़ाने के साथ साथ हमने क्या कहा कि उसकी वेव लेंथ जो पहले थी वो सबसे ज्यादा थी, और धीरे धीरे वेव लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। कब? तापमान बढ़ाने से उस प्रकाश की या रेडिएशन की क्या हो रहा है? वेव लेंथ में कमी आ रही है। यानी पहले जो वो हाइयर वेव लेंथ पे थी, उसके बाद वो धीरे धीरे वेव लेंथ क्या करती चली गई? कम करती चली गई। और ये किस प्रकार हुआ कि पहले तो वेवलेंथ बढ़ी होगी ना, पहले बढ़ी कैसे होगी? पहले वो ठंडा था, धीरे धीरे टेम्परेचर गया, धीरे धीरे तापमान बढ़ने के साथ, इंटेंसिटी बढ़ने के साथ वेवलेंथ बढ़ी। उसके बाद क्या होता है? एक लैम्डा मैक्स पर आने पर इस प्रकार समझिए, पहले धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ी, यहाँ पर जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है, और उसके बाद क्या कहा गया? इस वैल्यू से फिर क्या होता है? यहाँ पर लैम्डा मैक्स जिसे हम कह रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहाँ पर होगी। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे वेवलेंथ फिर क्या हो जाएगी? कम होनी शुरू कर देगी। इतनी चीजें हमने पढ़ी। और किसकी बात की? उस टेम्परेचर के साथ फ्रीक्वेंसी की बात की। और फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा, तापमान बढ़ने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जो पहले कम थी, लोअर फ्रीक्वेंसी पर था, वो अब तापमान बढ़ने के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी पर चले जाए। ओके, तो दो चीजें समझ में आती है। एक कि तापमान बढ़ने पर वेवलेंथ तो कम हुई, लेकिन वहीं पर क्या देखा गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ी। पहले लोअर फ्रीक्वेंसी पर था, बाद में हाईयर फ्रीक्वेंसी पर चला गया।
दो टर्म्स क्लियर हुई। उनसे समझ में आता है कि जो रेड कलर की लाइट है उसका वेव लेंथ तो ज्यादा है, वेव जो उसकी एक बन रही है उसकी लंबाई ज्यादा है, और वेव की लंबाई ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके, और वहीं पर दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि जो आपका ब्लू कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है, लेकिन क्योंकि वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इतनी चीजें यहां से हमने समझी। ब्लैक बॉडी की बात हम कर रहे थे, और ब्लैक बॉडी क्या है कि चूंकि अलग अलग रेडिएशंस आ रहे हैं वहां पर, तो ऐसी एक आइडल बॉडी होगी, ऐसी आदर्श बॉडी होगी जो क्या करेगी, सभी फ्रीक्वेंसीज की लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और इमिट करेगी, उसी को ब्लैक बॉडी कहा जाएगा। और ऐसी बॉडी से जो क्या करती है, सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट भी करती है, उन ब्लैक बॉडी से निकलने वाले रेडिएशंस को क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। ओके, इसके बाद हमने इस तरह से ग्राफ देखा जहां पर हमने इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनाया था। ओके, इसको हमने समझा था। यहाँ पर इक्वेशन आती है E इज इक्वल टू एच न्यू, जो बताती है कि ऊर्जा किसके आवृत्ति के समानुपाती है। ठीक है, और समानुपाती का चिन्ह हटाने पर हमें कांस्टेंट मिलता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है, H, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया था। प्लैंक कांस्टेंट के बाद अब चलते हैं, यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में कि ये चीजें फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स नहीं बता पाई थी, तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इन 1887 H. Hertz performed a very interesting experiment in which electrons or electric current were ejected when certain metals, for example potassium, rubidium, cesium, etc., were exposed to a beam of light। क्या कहा जा रहा है, 1887 में किसने, H. हर्ट्ज ने एक परफॉर्म किया, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि मेटल की एक क्या ली, कोई भी वस्तु ली, कोई धातु ली, ठीक है, और उस पर किसी फ्रीक्वेंसी का, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला, लाइट डाली, और लाइट डालने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इसी प्रभाव को उन्होंने क्या कहा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। यानी प्रकाश को डालने पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यही क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो यानी प्रकाश, जिसको आपने क्वांटाइज कर दिया था जब प्लैंक ने कहा। प्लैंक ने क्या कहा कि रेडिएशन किसकी फॉर्म में आ रहा है, फोटॉन्स की फॉर्म में आ रहा है। तो वही फोटोन यानी वो प्रकाश, प्रकाश में क्या है, फोटॉन्स के रूप में आपकी एनर्जी है। तो वो जब कहाँ पड़ेगा, उस मेटल की सरफेस पे पड़ेगा। मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ऊर्जा देगा और वो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट कर जाएगा या बाहर निकल जाएगा। समझते हैं, ये क्या किया गया, इस तरह से आपका एक एक्सपेरिमेंट लगाया गया। ये आपकी मेटल सरफेस है, धातु की जो प्लेट लगाई गई, इनमें से कितनी धातुएं बोला उन्होंने, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह की कोई भी एक धातु लगा दी। और क्या किया गया, यहाँ पर उचित फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेगी। उपयुक्त फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सके। तो वो जब यहाँ पर लाइट गिरी, लाइट किसकी फॉर्म में, ये वेव दिखा रहा है लेकिन ये पार्टिकल की फॉर्म में आ रहा है, फोटोन है ये, क्वांटा के रूप में जिन्हें हम बोल रहे हैं। इस तरह से लाइट आ रही है, पार्टिकल्स के रूप में रेडिएशन आ रहे हैं। जब वो लाइट डाली गई, यहाँ मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, जैसे ही इस पर लाइट पड़ी, यानी फोटोन का एक पार्टिकल इससे टकराएगा, और जब वो इससे टकराएगा तो उसको धक्का देगा, यानी कि इमिट करेगा। और धक्का देने का मतलब क्या है, जब हम किसी को धक्का देते हैं या किसी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अपना फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी उसको दे रहे हैं।
इतनी ताकत से हम उस पर फोर्स लगाते हैं कि सारा फोर्स उस पर जाता है और वो क्या करता है, आगे विस्थापित होता है। इतना समझ में आता है? वही यहाँ पर होगा कि अपनी जितनी ऊर्जा फोटोन की रही होगी, ये जो आ रही है यहाँ से फोटोन, उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर कर दी जब वो उससे टकराया, और टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो क्या दिख रहा है आपको, इजेक्ट हो रहा है। और ये यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाया हुआ है जो डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ को आ रहा है। फिर ये अमीटर क्या करेगा, आपका अमीटर लगाएगा जिसमें डिफ्लेक्शन आएगा, विचलन आएगा, यानी जब यहाँ कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग आएगी, दैट मीन्स कि करंट फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लो यानी चार्ज का फ्लो, यानी कोई तो चार्ज यहाँ से निकल कर इस पर आया है सर्किट पे, कि जिसने बताया है कि यहाँ पर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन वहां से निकला। समझ गए? कितनी चीजें समझ में आई यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, कि आपका उचित फ्रीक्वेंसी की लाइट कहाँ डाली जाएगी, मेटल की सरफेस पे डाली जाएगी। और जब फोटोन, प्रकाश का मतलब क्या है, उसमें पैकेट्स के रूप में एनर्जी, ये प्रकाश है आपकी, ये लाइट की एक रे मैं कह रही हूँ, और इस रे में क्या है, इस प्रकार से फोटोन्स बने हुए हैं, पैकेट्स के रूप में वहां पर क्या है, एनर्जी है फोटोन के रूप में। तो वो पैकेट्स या वो फोटोन जब इस मेटल की सरफेस पे गिरेगा, मेटल की सरफेस में क्या है, इस तरह से एटम्स है, उन एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहां से मैं कह रही हूँ कि फोटोन आ रहे हैं, ये अलग अलग फोटोन आ रहे हैं यहाँ से। इनकी फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए, यानी बाहर निकल जाए। इजेक्शन या इमिशन का मतलब क्या है, उत्सर्जन, यहाँ से निकल जाए इलेक्ट्रॉन। मैं कह रही हूँ इसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी जितनी हमको चाहिए, उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट जब यहाँ पर गिरी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसको माइनस समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम से बाहर निकल गया जब इसको क्या मिला, उचित फ्रीक्वेंसी की लाइट मिली या फोटोन ने इस पे टक्कर मारी। तो यहां से कितनी और चीजें निकलती हैं, एक कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, और कैसे हो रहा है, तुरंत हो रहा है, जैसे ही फोटोन गिरा सरफेस पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी किसी प्रकार का समय अंतराल वहां पर नहीं रहा। ओके, दूसरा क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपका ये जो आपका फोटोन है वो कहाँ टकरा रहा है, इस मेटल की सरफेस पे टकरा रहा है, और टकराने के बाद क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है। तो उसमें हमने क्या कहा कि यहाँ पर उचित फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। उचित फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हैं, यानी कम से कम, न्यूनतम उतनी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी कि जिससे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। किसकी बात की हमने, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात की। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको दी जाएगी। तो सन 1887 में एच हर्ट्ज ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया, जिसमें कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस परिघटना को उन्होंने क्या कहा, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम इस प्रकार है। आगे हम इसके क्या पढ़ेंगे, परिणाम पढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या थे। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, मेटल सरफेस पे प्रकाश को डाला, लाइट को डाला, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन निकला। तो उससे उन्होंने क्या क्या चीजें देखी। फर्स्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। क्या कहा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर यहाँ से लाइट को डाल रहे हैं, लाइट किसके फॉर्म में, पैकेट्स के रूप में, पैकेट्स या बंडल्स जिन्हें आप कहते हैं, इसके रूप में, जिनको क्या कहा जा रहा है, एक बंडल को फोटोन कहा जा रहा है। तो ये फोटोन आ रहे हैं इधर से, ये क्या कर रहे हैं, इस मेटल की सरफेस पे आ रहे हैं। मेटल की सरफेस पे पड़ने पर ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे हैं या इमिट कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इन्होंने कहा जैसे ही क्या हुआ, मेटल की सरफेस पे लाइट पड़ी, और लाइट पड़ते ही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट करेगा, यानी कि समय अंतराल किसी भी प्रकार का वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन
the striking of light beam and the ejection of electrons from the metal surface. Okay. तो इस प्रकार से जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, इजेक्ट कर गया। और लाइट क्या है, यहाँ पर आपको वेव दिख रही है ना, तो वेव के साथ साथ यहाँ क्या होंगे, फोटॉन्स होंगे। जैसे ही फोटोन यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पे फोटोन पड़ा और वो फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इजेक्ट या इमिट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका क्या, फोटोन आया होगा और जैसे ही फोटोन किससे टकराया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया। और इसी टाइम पर क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। किसका ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का। एनर्जी किससे ट्रांसफर हुई, इस फोटोन से इस इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी ट्रांसमिट हुई। जब इस फोटोन ने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी, तभी वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा। और इसी पॉइंट पर आप कहते हैं कि जितनी तीव्रता का, इंटेंसिटी जितनी होगी लाइट की, जितनी तीव्रता का प्रकाश होगा, उतनी ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट करेगा जितनी ज्यादा तीव्रता इसकी। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे वो फुली इस पहले पॉइंट से। जल्दी से इसे नोट करेंगे। क्या कह रहे हैं, धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही, प्रकाश पुंज यानी लाइट जब धातु मेटल की सरफेस से टकरा रही है, उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस सरफेस से क्या कर रहे हैं, जैसे ही फोटोन गिरा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा फोटोन से टकराते ही। ओके, इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा पहले पॉइंट से कि टाइम ड्यूरेशन या टाइम की लैगिंग जो नहीं हो रही है दोनों के बीच में। जैसे ही फोटोन आ रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल रहा है। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यानी जितनी ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डालोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी। तो आपकी जो क्या है, इंटेंसिटी है लाइट की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। जितनी ज्यादा आपने तीव्रता का प्रकाश डाला उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे सरफेस से। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपातिक होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं Ne लिख दूं इनको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर ज्यादा इंटेंसिटी का, जितनी ज्यादा इंटेंस होगी लाइट, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से निकलेंगे। अगर इंटेंसिटी कम हुई तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इंटेंसिटी है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है उस एक्सपेरिमेंट का, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ν0, ऑल्सो नोन एज threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. At a frequency nu is greater than ν0, the ejected electrons come out with certain kinetic energy. The kinetic energy of these electrons increase with the increase of frequency of the light used. क्या क्या चीजें यहाँ से समझ में आती हैं। पहला पॉइंट आपका कहता है कि जो क्या है, लाइट पड़ रही है, अब लाइट जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। सरफेस पे जो लाइट आई उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए मिनिमम, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करा सके, इजेक्ट करा सके। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ν0 है, जिसको कि क्या कहा जाएगा, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। थ्रेशोल्ड एफ कह रही हूं मैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी
द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कम से कम इतनी होनी चाहिए, किसके बराबर? न्यू जीरो के बराबर। इसके अलावा तो कितनी ज्यादा है वो हम आगे देख लेंगे, पर कम से कम इतनी तो हो कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके। मतलब फोटोन जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम उतनी होनी चाहिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल सके, इजेक्ट करा सके। अगर उसकी न्यू जीरो से कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, फिर क्या होगा? फिर वो उसको इजेक्ट नहीं करा पाएगा, यानी वो मेटल सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट नहीं होंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे। समझ रहे हैं इतनी बात? आगे क्या कह रहे हैं? अगर न्यू जीरो के बराबर तो होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी को, किसी कोई भी लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहती है आपकी? कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी लाओ कि हम जो मेटल की सरफेस है वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। फिर क्या होगा? न्यू जीरो के बराबर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर न्यू जीरो से ज्यादा है, कम है, तो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, लेकिन अगर ज्यादा है फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जितना ज्यादा क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्या कह रहे हैं? न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी जो कि क्या है? ग्रेटर देन न्यू जीरो है। और न्यू जीरो क्या था का? वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, यानी इससे ज्यादा चली गई है फ्रीक्वेंसी। अब क्या निकालोगे? डिफरेंस निकालोगे। न्यू इज न्यू क्या है? आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी है। न्यू जीरो तो क्या है कि इतनी हमें चाहिए कम से कम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट पड़ी जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अब कितनी ज्यादा है? न्यू माइनस न्यू जीरो करके हमें पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा है, और जितनी ज्यादा है वो क्या देगी? उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी, दैट इज योर हाफ MEV स्क्वायर। हाफ MV स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। क्या आप क्या कहेंगे? W क्या हो जाएगा आपका? वर्क फंक्शन हो जाएगा, या कार्यफलन जिसे आप कहते हैं, किसके केस में? न्यू के केस में। और W जीरो हो जाएगा किसके केस में? न्यू जीरो के केस में। तो W माइनस न्यू जीरो, W माइनस W जीरो। काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी? हाफ MEV स्क्वायर। और ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां और V क्या है? जिस वेलोसिटी से वो निकल रहा है। तो कितनी चीजें समझ में आई कि कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, वहां से बाहर निकल सके। लेकिन उस कम से कम, अगर मैं कह रही हूँ कि 5 फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, तो 5 तो होनी चाहिए। अगर 4 होगी फ्रीक्वेंसी लाइट की तो फिर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, 5 चाहिए कम से कम। लेकिन अगर 5 से ज्यादा 6 हो गई, फिर तो 5 तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करेगा कि 5 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो एक फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है, 6 माइनस 5 करेंगे, यहाँ पर 6 से 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो वो 1 किसकी फॉर्म में जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, हाफ MEV स्क्वायर के बराबर। समझ रहे हैं? तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे कह रहे हैं। और जिससे कम आवृत्ति पर, अगर इस थ्रेशोल्ड से कम होगी, जो मैं कह रही हूँ कि अगर थ्रेशोल्ड माना 5 है तो 5 से कम होगी, तो उस 4 पर या 4.5 पर, 4.9 तक आपका क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। 5 होना चाहिए, 5 से ऊपर जाएगा अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा चला जाएगा, फिर जितना ज्यादा जाएगा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, प्रदर्शित नहीं होता, प्रकाश विद्युत प्रभाव वहां पर प्रदर्शित नहीं होगा अगर दहली आवृत्ति के बराबर लाइट नहीं है तो। न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, आवृत्ति पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की कुछ गतिज ऊर्जा होती है। ओके, जहां पर आपकी 5 की जगह दहली जो आवृत्ति 5 है उसकी जगह जो आने वाली प्रकाश की
क्या है, आवृत्ति है वो 6 हो गई है, तो वहां पर फिर वो 1 किसके रूप में चला जाएगा, गतिज ऊर्जा के रूप में चला जाएगा, जो हमने अभी देखा है। ओके, चलिए अब यहाँ से क्या समझ में आता है, एनर्जी कितनी होगी आपकी, आपको याद है एच न्यू करके आपने एनर्जी देखी थी किसके केस में, जब आपने कहा था कि प्लैंक ने हमें बताया है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस। ओके, तो E इज इक्वल टू एच न्यू किसके केस में हो गया, आने वाले प्रकाश पुंज के केस में हो गया, जो प्रकाश आ रही है उधर से। ओके, दूसरा थ्रेशोल्ड एनर्जी के केस में क्या हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू एच न्यू 0, ये हो जाएगा। इसके बाद यहां पर ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, क्या कहता है कि कुछ भी हो रहा होगा दोनों केस में, ऊर्जा का सिर्फ रूप परिवर्तित होगी, वो न समाप्त होगी न उत्पन्न होगी। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों ही केस में आपका क्या होगा, इसमें हाफ MEV² भी आएगा, क्योंकि E तो दोनों केस में सेम होगा, E इज इक्वल टू E, मतलब ये आने वाले प्रकाश पुंज के लिए है, ये किसके लिए है, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया है। तो क्या हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस हाफ MEV²। ओके, तो कितनी चीजें हमें यहाँ से क्लियर हो रही हैं कि पहली फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी पड़ेगी। अगर उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं आ रही है तो वहां पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तभी आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, और वो फोटोन जो वहां पर उस फ्रीक्वेंसी का आ रहा है वो अपनी एनर्जी किसको देगा, उस इलेक्ट्रॉन को देगा, और तभी वो एनर्जी को पाकर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए। तो इतना आपको होपफुली समझ में आया होगा। एक जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं यहाँ पर लाइट आ रही है, फोटॉन्स बीम बिलो थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम की लाइट पड़ी तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस चार्ज दिखा रही हूँ मैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब क्या था, न्यू इज लेस देन न्यू 0, इस केस में थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, मतलब उतनी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वहां पर ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ ही नहीं रही है। जो आने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। हम दिखा रहे हैं न्यू इज, आने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू के बराबर है, जो कि क्या है, न्यू 0 से कम है, थ्रेशोल्ड से कम है। हम बोल सकते हैं कि हमें 5 चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 4 ही फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है। अगर तो 4 ही फ्रीक्वेंसी की लाइट जब यहाँ पड़ी तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वहां से इजेक्ट हुआ या इमिट हुआ, उत्सर्जन नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का। मतलब यहाँ पर अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो वो देखा ही नहीं गया। दूसरा केस देखते हैं, यहां देखिए फोटॉन्स बीम अबव थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब न्यू क्या है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू 0 हो गया, आवृत्ति जो है अब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो गई है, जितनी आवृत्ति चाहिए थी उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपकी लाइट आ रही है। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं बार बार, जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आनी चाहिए थी या इजेक्ट कराने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे ही ये फोटॉन्स आ रही है, जैसे ही ये फोटॉन्स इस सरफेस पे पड़े, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके निकल गए, इमिट करके निकल गए। ओके, तो ये आपका क्या दिखाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है।
तो इतना आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोटो मतलब प्रकाश, इलेक्ट्रिक मतलब आपका विद्युत से संबंधित है। दैट मीन्स सिंपल है, एक ही लाइन में उसको समझिए। फोटो यानी फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। यही इफेक्ट आपको बताता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें 2-3 पॉइंट आएंगे। पहला, जैसे ही फोटोन गिरा वैसे ही सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, टाइम गैप दोनों के बीच में नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कह रही है कि उतनी, जब क्या हो रहा है, आपका लाइट गिर रही है और जो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, उन दोनों ही केस में क्या होना चाहिए, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट आनी चाहिए। तीसरा क्या पॉइंट कहता है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो उतने ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितनी तीव्र आपका प्रकाश गिरेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो। तो होपफुली आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आपको रिवाइज करना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।